हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों ने जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑब्जेक्टिव्स अपलोड किए थे, एमसीक्यूज अपलोड किए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने की अटेम्प्ट एटलीस्ट करी होगी और ये भी मेरी उम्मीद है कि आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर लिए होंगे। ऑल्दो अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं है, मेरी बस आप लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आपने अटेम्प्ट एटलीस्ट किए होंगे। अटेम्प्ट करने से क्या होगा कि अभी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको बेसिकली सारा लिंकेज हो जाएगा कि कैसे प्रोसीड करना था और आप लोगों ने कैसे प्रोसीड किया, कहाँ पे गैप रह गई। और जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने कर लिए, वो भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे उनके लिए मिल जाए। ठीक है, तो आइए, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है मैं वही यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। जिन बच्चों के पास क्वेश्चंस नहीं है वो पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से मैंने क्वेश्चंस शेयर किए हुए हैं वो डाउनलोड करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट पे वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी लगाया था, बट बच्चों से फीडबैक आया था कि वो थोड़ा सा ब्लर था, दिख रहा था बट पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो इन एनी केस आप टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चंस ले सकते हैं और अब मेरे साथ इन क्वेश्चंस को फटाफट से देखेंगे। कॉन्सेप्ट में कोई अभी नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन के बीच में कुछ कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो हाँ उसको जरूर करवाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अब मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा। हम जस्ट एमसीक्यूज को बेस्ड अपॉन जो हमने 2 लेक्चर्स में करा उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। हमारे पास दो सेट है जैसा को पता होगा। पहला हमारे पास है बेस लेवल क्वेश्चन और दूसरा हमारे पास है हायर लेवल क्वेश्चन। ऑल्दो आपके लिए बेस लेवल हायर लेवल कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है, बिकॉज हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, चाहे वो बेस लेवल हो चाहे वो हायर लेवल हो, हमने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है। मुझे उम्मीद नहीं है कि उस पर क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता नहीं हूं कि कोई चीज रहे, क्योंकि हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से रह गया था, वो रह गया था नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पॉलीगन क्या होता है, और तो आप अवेयर होंगे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। और डायगोनल क्या होता है। हमारे पास बेसिक पॉइंट ज्योमेट्री में क्या है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पता होगा, इसको पॉइंट बोलते हैं। मैंने किसी डेफिनेशंस में नहीं जाऊंगा, ये मेरे पास पॉइंट हो गया। पॉइंट के बाद हम स्टार्ट करते हैं लाइन। लाइन के बाद हमारे पास लाइन के बाद हमारे पास आता है एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके 0 साइड्स है। ठीक है, देयर इज नो साइड, देयर इज ओनली वन साइड जो ओपन एंडेड है। उसके बाद हमारे पास 2 साइड्स है या 2 लाइंस है, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस आप बोल लीजिए, या 2 पैरेलल लाइंस होगी तो अलग बात है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल दीजिए। ठीक है, तो 2 साइड हो गए। इसके बाद हमारी जो पहली बाउंडेड फिगर आती है ज्योमेट्री, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, सबको पता होगा। फर्स्ट बाउंडेड फिगर, तो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, इन सब को अगर कायदे से देखिए तो यहां से अगर हम शुरू करें, इनको पॉलीगन्स बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप विद मेनी फिगर्स, पॉली का मतलब होता है मेनी, विद मेनी साइड्स। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आती है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, बट हमारे पास में 4 साइड्स है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है पेंटागन, 5 साइड वाला। अब मुझे ड्रॉ करना आएगा थोड़ा सा, 5 साइड वाला, ऐसे फिर 6 साइड वाला, एंड सो ऑन। 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, 6, 7, 8 ऐसे करके 10 तक हम डेकागन तक, नैनोगन डेकागन तक जा सकते हैं। बट अभी पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट अभी ये है जो आपके पास आ सकता है कि एक पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, और डायगोनल का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे डायगोनल का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, बिकॉज़ देयर आर नो साइड्स। यहाँ पे भी डायगोनल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे भी डायगोनल का कॉन्सेप्ट नहीं होता।
यहां पे भी डायगोनल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बिकॉज डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है जब हम ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं, जब हम एक पॉलीगन के वर्टिसेस को मिलाते हैं। ट्रायंगल में ऑलरेडी वर्टिसेस मिले हुए, तो देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल वाला कांसेप्ट यहां से शुरू होता है, ठीक है। और आपको पता होगा बाय जस्ट लुकिंग, बाय ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कोई फॉर्मूला छोड़ दीजिए, कोई भी क्रैमिंग छोड़ दीजिए, बाय जस्ट ऑब्जर्विंग दिस फिगर, ये स्क्वायर, आप देख सकते हैं कि स्क्वायर में कितने डायगोनल्स मेरे पास है, 2 डायगोनल्स। तो हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमने बस लॉजिकली बोला कि स्क्वायर में 2 डायगोनल्स है, ठीक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपके पास क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास एक पॉलीगन दिया गया है, से यू हैव अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, स्क्वायर ही बोल, रेक्टेंगल बोल लीजिए, पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स बोल लीजिए, कोई भी आपके पास है। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर। इसकी फॉर्मूला है बेसिकली nc2 माइनस n, nc2 माइनस n, इसकी फॉर्मूला है वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। एक बार फॉर्मूला देखते हैं, फिर मैं समझाता हूँ ये क्या चीज है, व्हाट डज दिस फॉर्मूला इंप्लाई। फॉर्मूला पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आपको दिया गया पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, आपको बताना है कितने डायगोनल्स होंगे। हमने भी ऑब्जर्वेशन निकाला, यहाँ पे 2 डायगोनल्स है, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। बट अब फॉर्मूला डाल के देखते हैं, 4c2 माइनस दिस n इज 4, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये चला जाएगा 6 माइनस 4, हम वापस आ गए 2 पे, जो कि हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला था। अब अगर आप बड़े सपोज पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स, मैं 6 साइड्स वाला पॉलीगन ड्रॉ करता हूं ताकि आप और विजुलाइज कर पाए इसको। पार्डन माय ड्राइंग स्किल्स, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ये मेरे पास 6 साइडेड एक पॉलीगन हो गया, ठीक है, 6 इसके वर्टिसेस आ गए, ठीक है, और 6 फेसेस आ गए। अब इसके डायगोनल्स कैसे बनेंगे, इसके डायगोनल्स बनेंगे जस्ट वर्टिसेस को कनेक्ट करके। ये कनेक्ट होंगे नहीं बिकॉज ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, इसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, इसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे हम इसमें कनेक्शंस, हम ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस ज्वाइन नहीं होते, आई मीन टू से ये और ये एडजेसेंट वर्टिसेस है, ये ज्वाइन ऑलरेडी ज्वाइंड है, ये साइड, इसको साइड बोलते हैं ना, साइड। तो एडजेसेंट वर्टिसेस ऑलरेडी साइड बनाते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस ऑलरेडी साइड बनाते हैं, तो वो तो ज्वाइन नहीं कर रहे, एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के सारे वर्टिसेस ज्वाइन करने हैं। तो अब अगर मैं इसमें आपको आंसर बोलूं तो आप सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, दिमाग यूज करेंगे नहीं, आप बोलेंगे 6c2 माइनस 6, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू 5, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आप इसमें प्रोफिशिएंट हो गए। ये मेरे पास आएगा 6 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे किया मैंने। ये हो गया 15 माइनस 6 इज इक्वल 9। यहाँ पे भी आप 9 को पूरा कर लीजिए, अगर कोई एक आधा आपसे छूट गया है तो, अगर आपसे कोई एक आधा छूट गया है तो हाँ, ये देखिए, ठीक है। अब 9, अपने 9 वर्टिसेस को पूरा कर लीजिएगा। अब पॉइंट है कि ये फॉर्मूला का क्या लॉजिक है, और हम आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। लॉजिक ये है कि आप बेसिकली कैसे बना सकते हो डायगोनल्स। डायगोनल्स कैन बी डन बाय कनेक्टिंग 2 वर्टिसेस, आपको 2 पॉइंट ही जोड़ने तभी डायगोनल बनेगा। आप बेसिकली जब कोई भी 2 पॉइंट जोड़ोगे तो वर्टिसेस, तो डायगोनल बनेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं सोल्यूशन इज nc2। आप क्या करो, कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ो और अपना डायगोनल बनाओ। nc2 से मेरे पास क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस which can be drawn by using vertices of a polygon। बट क्या हर कोई वर्टेक्स ज्वाइन करने से डायगोनल बनता है? आंसर इज नो। अगर मैं एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करूंगा तो वो तो साइड बनाएगा। तो इसका मतलब जो मैंने nc2 लिया, आई हैव ओवर काउंटेड साइड्स आल्सो, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। nc2 का मतलब है जितने भी पॉइंट है, सपोज ये 4 के 4 पॉइंट है, ये 4 के 4 पॉइंट है। 4c2 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। इसका मतलब है इसमें अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट्स जोड़ूं, कोई भी 2 पॉइंट्स जोड़ूं, अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट्स जोड़ूं
लाइट चली गई तो मुझे ये यूज करना पड़ेगा। ओके, वेलकम बैक। सो पावर कनेक्शन रिस्टोर हो गया है, तो हम शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। बाद में वीडियोस को मर्ज कर देंगे, तो आपके लिए सिंगल वीडियो अपलोड होगा, तो कोई आपको इसमें डिफिकल्टी होगी नहीं। तो हम क्या बात कर रहे थे बिफोर दिस लाइट कनेक्शन वाज कट ऑफ? हम ये बात कर रहे थे कि एक पॉलीगन हमारे पास है, उसमें हमारे पास nc2 माइनस n डायगोनल्स होते हैं, और ऐसे हमने क्वेश्चंस भी किए, स्क्वायर का हमने किया, हमने एक और क्वेश्चन किया, बट अब हम ये चाहते हैं कि हमने समझे कि फॉर्मूला आई कहां से। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ विजुअलाइज करें, आप मेरे साथ विजुअलाइज करें। बहुत ही इजी है, अगर चीजों को विजुअलाइज हम करें तो बहुत इजी है चीजें याद रखना। ठीक है, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, इसकी कितने साइड्स है? 4, n इज इक्वल 4। अब आप डायगोनल्स को भूल जाइए, आप मुझे बताइए मेरे पास स्क्वायर में 4 वर्टिसेस है, या 4 कॉर्नर्स बोल लीजिए, आम भाषा में लेमन लैंग्वेज 4 कॉर्नर्स है। मैं कितनी लाइंस बना सकता हूं, टोटल लाइंस कितनी बना सकता हूं बाय यूजिंग दीज 4 पॉइंट्स? हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग दीज 4 पॉइंट्स? एंड आंसर इज 4c2। पता है आपको? तो वो हो गया मेरे पास 3 इंटू 2 इज इक्वल 6। तो मैं 6 लाइनें बना सकता हूं, मैं स्क्वायर के कोनों को यूज करके, मैं स्क्वायर के कॉर्नर्स को यूज करके 6 लाइंस बना सकता हूं। लाइंस, मैं डायगोनल्स की बात नहीं की। अब मुझे आपको 6 लाइंस दिखा सकते, विजुलाइज करके दिखा सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो 4 लाइंस तो आपके सामने है जो दिख रही है, 1 2 3 4, और 2 लाइंस और मैं बना देता हूं। दिस इज लाइन 5 एंड दिस इज लाइन 6। हो गई 6 लाइंस। अब डायगोनल्स कितने हैं? 2। क्यों? बिकॉज जब मैंने 4 वर्टिसेस को मिला के लाइन बनाई, तो मेरे पास 6 तो लाइंस बन गई, बिल्कुल सही है। लेकिन 6 लाइंस में से जो 4 लाइंस है वो तो साइड्स है, 4 तो साइड ही है मेरे पास, साइड्स भी तो लाइन है। तो नेट जो मेरे पास आया वो 2 लाइंस आई जो मेरे पास डायगोनल्स है। इसीलिए फॉर्मूला है nc2 माइनस n, टोटल लाइंस। टोटल लाइंस, nc2 का मतलब होता है टोटल लाइंस, and choose to by joining vertices minus sides, because इसमें ओवर काउंटिंग हो गई, आई हैव ओवर काउंटेड साइड्स। ठीक है, जब मैंने 6 वाला क्वेश्चन किया, पॉलीगन ऑफ साइड 6 वाला क्वेश्चन किया, मैं बना देता हूं फिर से, ये 3 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 4 5 6। टोटल लाइंस कितनी बन सकती है? 6c2, which means 6 into 5 upon 2, which is equal to 15. But I have to subtract these sides because इस 15 में ये लाइंस भी ऐड हो गई, 6c2 में ये साइड्स भी ऐड हो गए। जब मैं साइड्स माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 9। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं आपको फॉर्मूला बनाना चाहूं, nc2 minus n is the formula for number of diagonals of a polygon with side n। ठीक है, आई होप फॉर्मूला और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए कल वाले क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात आपके साथ करना चाहता हूं कि आप समझते होंगे कि हर किसी कमेंट को या हर किसी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना डिफिकल्ट है, नहीं कर पाते, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट्स को एंटरटेन करें, उनको रिप्लाई करें। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि सैटरडेज और संडेज आप मुझे 3 से 4 के बीच में कॉल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेरीज ज्यादा मैं ले सकता हूँ, अगर आप फोन करेंगे ज्यादा ले सकता हूँ। कमेंट में टाइप करना समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऑल्दो हम एफर्ट हमारी रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट्स को रिप्लाई कर पाए। आप देखते भी होंगे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि हर कमेंट को हम एंटरटेन करें और उस पर वहां पे रिप्लाई करके वो क्वेरी को रिजॉल्व करें। तो इसलिए हमने 3 से 4 तक, 1 बजे तक टेलीफोनिक सेशन रखा है। तो आप नंबर आपके पास है, आप फोन कर लीजिए सैटरडे संडेज को ओनली ऑन वीकेंड्स। तो वहां पे आपको अगर कोई पर्टिकुलर क्वेरी है विद रिस्पेक्ट टू वीकली टॉपिक्स, वो आपके साथ रिजॉल्व हो जाएगी। ये चीज आपको बताई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन सेट आपके पास है। रिपीट करता हूं, जिन बच्चों के पास नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके क्वेश्चन सेट वहां से ले ले, बिकॉज मैं वही क्वेश्चंस आपको करूंगा और फर्दर क्वेश्चंस भी मैं शेयर करूंगा कल इसी टॉपिक पे, एमसीक्यूज, वो उसी ग्रुप पे अपलोड हो जाएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे लग रहा है मैक्सिमम बच्चों से हुआ होगा, लेकिन कहीं इसमें एक पार्ट जो है वहां पर डिफिकल्टी आ सकती है। लेट अस सी। क्वेश्चन मैं नहीं रिपीट करूंगा, क्वेश्चन आपके पास लिखा है। तो क्वेश्चन इज, हमें निकालना है 14 फैक्टोरियल, मेरे पास बुक है, -13 फैक्टोरियल -12 फैक्टोरियल। ये आपको सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चन के टर्म्स में ले आना है। तो सबसे इजीएस्ट वे अप्रोच करने का क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जो हाईएस्ट फैक्टोरियल है, जो आपका हाईएस्ट फैक्टोरियल है, इट इंक्लूड्स लोवेस्ट फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं 14 फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूं, 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। मैं इसको लीस्ट के टर्म्स में ले आऊंगा, ये एक टर्म हो गई मेरे पास। आई होप आपने ऐसे ही अप्रोच किया होगा, सॉल्व कर नहीं किया होगा, आपने खोला नहीं होगा इस पूरे एक्सपेंशन को। इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख सकता हूं 12 फैक्टोरियल ओनली, बट विजुअलाइजेशन के लिए 1 लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए कि हम कॉमन कैसे लेते हैं। इट्स 1 इंटू 12 फैक्टोरियल। ठीक है, अंडरस्टूड। अब तीनों में देखिए मेरे पास कॉमन क्या है, इसको मैं बाहर ले सकता हूं। हम अक्सर मैथमेटिक्स में करते हैं कि कॉमन टर्म्स को बाहर निकालते हैं, इनको हम लाइक टर्म्स भी बोलते हैं। तो मेरे पास क्या बच गया, 14 इंटू 13 यहां पे, -13 यहां पे, और -1 यहां पे। ठीक है, फाइन। यहां पे भी आप दो अप्रोच ले सकते हैं। आप इन दोनों में से 13 को कॉमन ले सकते हैं, अगर आप फर्दर इजी करना चाहते हैं 13 को कॉमन ले सकते हैं, और आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन इधर केसेस आप वहीं पे पहुंच जाएंगे। मैं कैसे करूंगा, मैं बिलीव करूंगा कि हम इसको कॉमन ही लेंगे। अगर आप फाइनली वही कंक्लूजन तक पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी अप्रोच अगर दूसरी भी है लेकिन आप उसी नतीजे पर पहुंचे तो कोई इशू नहीं है। बट मैं इसको कैसे करूंगा, मैं 13 को यहाँ पे कॉमन लूंगा सिंप्लीफाई करने के लिए, बिकॉज जहां पे भी आपका सिंप्लीफिकेशन का चांस है आप सिंप्लीफाई कीजिए। 14 यहां बचा, फिर से 13 इंटू 1 है, ये आप इमेजिन मान कर सकते हैं। ठीक है, तो -1 हो गया, और ये -1 एज इट इज है, दिस इज एज इट इज। तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल 13 इंटू 13 -1, ये हो गया 12 फैक्टोरियल 1 इंटू 168। ठीक है, बिकॉज 13 13 169 होते हैं, ये आपको पता है। -1 पता भी नहीं है तो आप सॉल्व इसको मल्टीप्लाई करके 169 ही निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप ऑप्शंस को देखिए कि ऑप्शंस में आपको किस तरीके से दिया है, अकॉर्डिंगली आप उसको टिक कर लीजिए। मेरे पास 12 फैक्टोरियल, हाँ मेरे पास 12 फैक्टोरियल आ रहा है, 12 फैक्टोरियल आ रहा है ऑप्शंस में, जी आ रहा है। 12 फैक्टोरियल के साथ मेरे साथ क्या आ रहा है, मेरे साथ दो ऑप्शन आ रहे हैं 12 फैक्टोरियल में। ऑप्शन नंबर बी और सी एक्सक्लूड हो जाएगा, ए और बी में है। तो 14 इंटू 12 और 13 इंटू 12, मेरे पास 14 इंटू 12 आ रहा है और 13 इंटू 12 आ रहा है। तो आप देखिए दोनों में से कौन सा सही है। 12 फैक्टोरियल तो है ही ऑप्शन में, ये 28 हो गए, ये 14 हो गए, तो मेरे पास हिसाब से ये इसका ऑप्शन होगा, ये 13 इंटू 12 नहीं बन रहा होगा। कारण देखने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से ये हो गया 14 फैक्टोरियल इंटू 14 इंटू 12, आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। यहाँ पे बच्चों को सिंप्लीफिकेशन पार्ट में डिफिकल्टी हो सकती है वो, बट कोई इसमें कॉन्सेप्चुअली कोई गैप इसमें नहीं रहना चाहिए इस क्वेश्चन में। नंबर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5p2। और यहाँ मैं उम्मीद करूंगा किसी बच्चे से भी गलती नहीं हुई होगी, ये हमने सफिशिएंटली एक्सप्लेन किया हुआ है। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 20। यहाँ मैं उम्मीद करूंगा किसी बच्चे से भी गलती नहीं हुई होगी। If np3 is 9240, find the value of n। मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि एक बच्चे से कि हम तो सारा सॉल्व कर लेते हैं लेकिन फाइनल पार्ट में फिर हमें डिफिकल्टी हो जाती है कि हम कैसे करें। देखिए, दिस इज np3 इज इक्वल टू 9240। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को, आपको n निकालना है इस क्वेश्चन में। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन सबके पास है, हमें निकालना है n। कैसे प्रोसीड किया होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसा मैंने एग्जांपल दिखाया हुआ है, ऐसे ही किया होगा, ऐसे ही किया होगा। इसके बाद आपको पता है कि मुझे n को एक्सपेंड करना है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल से बड़ा होगा, तो इसलिए मैं n को ही एक्सपेंड करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे पास क्या बचेगा, n
n-1 n-2। अब थोड़ा आपने अपना एफिशिएंसी लेवल बढ़ानी है। n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल चला जाएगा, मेरे पास कुल मिला के बचेगा n9240। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि इसको कैसे प्रोसीड करें। अगर आप ट्रेडिशनली इसको करेंगे तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपकी बन जाएगी क्यूबिक इक्वेशन, जिससे क्वेश्चन आपका और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या यूज करना है, यहाँ पे आपने यूज करना है आपके ऑप्शंस। कि आपके ऑप्शंस क्या बता रहे हैं, आपके ऑप्शंस है 20, 21, 22, 23। ठीक है, अब ये ऑप्शंस है। अब आप लॉजिकली देखिए, मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी बताया, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिखाई थी। क्या बताया था मैंने कि ये नंबर्स जो है एडजेसेंट है या कॉन्जिक्यूटिव है। दिस मींस दीज नंबर्स आर लाइक 1 2 3। दिस इज लाइक 1 into 2 into 3 is equal 6। 2 into 3 into 4 ये कितना होता है 24। 3 into 4 into 5 मैं सारा नहीं करवाऊंगा, जैसे आपको एक्सप्लेन करना है कि नंबर्स कैसे होंगे। 3 into 4 into 5 ऐसे होंगे ना, ये 5 4 3। ठीक है, ये 5 4 3 होगा, मैं 3 4 5 लिख रहा हूँ, एक ही बात है। मल्टीप्लीकेशन आपको पता होता है, एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो अब 3 4 5 है, तो 3 4 5 का मतलब होता है 20, 20 और 3 हो गए 60। ठीक है, एंड सो ऑन, मैं आगे नहीं करूँ। तो बेसिकली मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि ये नंबर्स ऐसे होंगे, ऐसी एग्जाम्पल भी थी। अब मुझे नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं, या तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा 5 5 6 7 6 7 8, बट वो मेरा पर्पस नहीं है। मैं इन्हीं को यूज करूंगा बिकॉज मेरे ऑप्शन है, तो इनमें से कोई ना कोई होगा। अब मैं अगर फर्स्ट यूज करूं तो मैं इसमें लिख सकता हूं 23, 22, 21। क्या ये हो सकता है? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, माइंड अप्लाई कीजिए। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो अब देखिए मेरा लास्ट जीरो तो कभी आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता। कम से कम एक जगह पे तो जीरो होना चाहिए, बिकॉज 2 into 1 is 2 और 2 into 3 is 6, तो लास्ट में 6 आएगा। आगे कुछ भी आए मल्टीप्लिकेशन में तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब बचा क्या कुल मिला के? मेरे पास कुल मिला के ऑप्शन बचा 22, 21 और 20। या ये हो सकता है ऐसे 21, 20 और 19। ठीक है, हो सकता है। अब आप देखिए कि इस केस में मेरे पास जो है, इस केस में मेरे पास जो है जीरो आ सकता है लास्ट में। ठीक है, और मेरे पास फिर ये नहीं हुआ तो उसके बाद मैं एक और ट्राई करूंगा 29 और 18। ठीक है, बिकॉज ये मेरे पास ऑप्शन है वहां पे दिए हुए 20, ये ट्राई करूंगा। तो अब इनमें आप ट्राई कीजिए फटाफट, तो आप देखिए कौन सा आएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 22 into 21 देख लीजिए, दिस इज 22, दिस इज 44, दिस इज 2 4 6, ये हो गया 4 6 2। अब इसको आप 20 में मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 8 9 9 2 4 0। तो मैं आंसर इज हियर 22, 22, 21 और 20। तो n इज इक्वल 22। आई थिंक n इज इक्वल 22, और जिन बच्चों का 22 आया है बहुत बढ़िया, आप अच्छा कर रहे हैं। और आई होप आप में से किसी ने इसको एक्सपेंड नहीं किया होगा, ऐसे ही आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There's a 7-digit telephone number with all different digits। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मेरे पास 7-digit टेलीफोन नंबर है। मैं क्वेश्चन का करेक्ट लिख देता हूं, मेरे पास 7-digit टेलीफोन नंबर है और मेरे पास सारे डिजिट जो है डिस्टिंक्ट है। आप समझ गए, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, वैसी वाली बात हो गई। डिफरेंट डिजिट का क्या मतलब है कि डिजिट्स डिफरेंट है सारे। If the digit at extreme right and extreme left are 5 and 6 respectively, then how many telephone numbers are possible? Okay, fine. अच्छा क्वेश्चन, मेरे पास 6 और 7, मेरे पास 7 नंबर का डिजिट है और मुझे क्वेश्चन ने बताया है कि सब डिजिट्स डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑल्दो मैं इस क्वेश्चन तो आपके पास इतना ही है, मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स पे करूंगा। पार्ट नंबर 1, अगर ऑल नंबर्स डिफरेंट है, जो कि क्वेश्चन ने मांगा हुआ ये एक्चुअल क्वेश्चन है। मैं दूसरा पार्ट खुद ही बना रहा हूं कि नंबर्स कैन रिपीट, रिपीटेटिव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट मैंने खुद ही बनाया, ये पार्ट क्वेश्चन का है। तो क्या है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास 7 डिजिट मोबाइल नंबर है, हर कोई डिजिट डिफरेंट है। उसके बाद क्या बोल रहा है,
If the digit at extreme right and extreme left are 5 and 6 respectively, मेरे पास extreme right में जो digit है वो मेरे पास freezed है, वो 5 है, कुछ भी हो, this is freezed. मैं 5 मानूं कुछ मानूं, ये freezed है, यहाँ पे मैं कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता. And digit at extreme left is also 6, वो भी freezed है, ये दो freezed है. तो कुल मिला के मेरे पास जहां पे digit choice है वो ये 5 slabs है. अब मैं पहला करता हूं कि all numbers are different. अगर नंबर्स डिफरेंट है तो इसका मतलब मेरे पास जो टेलीफोन नंबर है उसमें क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं. आपको पता है 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये आ सकते हैं. इसमें से दो डिजिट्स चले गए ऑलरेडी, 5 एंड 6 ऑलरेडी चले गए, या कोई भी दो चले गए, बिकॉज नंबर्स डिस्टिंक्ट है तो दो नंबर चले गए. तो दिस पर्टिकुलर नंबर कैन बी फिल्ड अप इन 8 ways, this in 7 ways, this in 6 ways, 5 ways और 4 ways. अब इसको सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा. और अगर आप परम्यूटेशन यूज करना चाहते हैं आप बोलेंगे 8p5, मुझे 8 में से 5 चूज करने, मेरे पास 8 ऑप्शन बच गए, 5 चूज करने. दोनों केस में यही निकलेगा, दोनों केस में यही निकलेगा. और आंसर क्या निकलेगा, 8 into 76 to 4 into 5. अब इसको सॉल्व करना है. इसको मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है. कैसे होता है, ये 20 हो गए, ये 120 हो गए, 120 इंटू ऐसे कर लीजिए 56. आप और दो इसको आगे कर सकते हैं 8 into 40 अगर आप करना चाहते, जैसे भी करें. अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए. 0 तो अपनी जगह 0 को छोड़ दीजिए. ये हो गया 2, ये हो गया 10 और एक हो गया 12, ये हो गया 112, ठीक है. और ये मेरे पास हो गया 56 और ये 0 वापस ले आइए. 6720 मेरे शायद इसमें आंसर आ रहा है 6720. तो ये मेरे पास में आंसर बनना चाहिए. बट अब अगर मैं अपने वाले क्वेश्चन पे आऊं, या बुक का अपना नंबर्स कैन बी रिपीटेड, तो आपका आंसर क्या आएगा. यहां पे आप 10 में से कोई भी डाल सकते हैं. इट विल बी 10 10 10 10 10 10 रेज पावर 5. तो फिर आंसर आपका ये होगा. ये मैं कोई एडिशनली सिखा रहा हूं कि अगर रिपीटेशन की कोई कंडीशन नहीं होती क्वेश्चन में. तो आई होप ये भी आपने अच्छे से किया होगा. यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कोई डिफिकल्टी आई होगी. तो जो बेसिक वाली एक्सरसाइज है होप कि सबने अच्छे से करी होगी, किसी कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी. क्वेश्चन नंबर 5. इसके बाद क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर के है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ वर्ड इनहेल बी अरेंज्ड. इनहेल क्या कोई कॉमन है, 1 2 3 4 5 6, कोई कॉमन नहीं है. 6 फैक्टोरियल इज इक्वल 720, कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन का कोई डिवाइड होगा नहीं. देयर इज नो कॉमन वर्ड. इनहेल. क्वेश्चन नंबर 6. आर्मर आर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट. बट 6 मेरे पास कॉमन है तो कॉमन का डिवाइड होगा ओवर काउंटिंग को निकालने के लिए. मैंने डीएडी वाली एग्जांपल दी थी, तो ये होना चाहिए. ऊपर 720 है तो 360 होना चाहिए. आई होप इसमें भी किसी को डिफिकल्टी नहीं आई होगी. क्वेश्चन नंबर 7. बैंकिंग. बैंकिंग कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. कॉमन कितने हैं मेरे पास, कॉमन n और n ही है बस, और कोई कॉमन नहीं है. तो ये आप सॉल्व करेंगे. आई होप इसमें सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी ज्यादा होगी नहीं. इसको हम लिख सकते हैं 7, ऐसे लिख सकते हैं. तो ये हो गया 7 into 720, ऑलरेडी निकाला हुआ है ऊपर, डिवाइडेड बाई 2. 7 into 360 सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा. आई होप कितने आप प्रोफिशिएंट है कि आप उसको आंसर करें. निकलेगा 2520. ठीक है, ये मेरे पास सॉल्यूशन हो गया. स्ट्रेस. अपने साथ अपने आप को इवैल्यूएट भी कीजिए कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है. STRESS. अपने साथ खुद को इवैल्यूएट भी करना है आप लोगों ने. स्ट्रेस 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो ये बहुत ही इजी है. 30 into 120. फाइनेंस 1 2 3 4 5 6 7. It is as good as banking. It is as good as banking.
क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। उम्मीद करता हूँ आप खुद को इवेलुएट भी कर रहे होंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ वेंचर बी अरेंज्ड? वेंचर, वेंचर 1 2 3 4 5 6 7, तो आई थिंक अगेन रिपीटेशन हो रहा है, ये तो सेम ही चीज है। एक्चुअली अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है तो इन्हें सारे डाल दिए, बात एक ही हो रही है, कोई डिफरेंट बात अभी तक मुझे नहीं लग रहा हो रही है। हाँ, अब आया क्वेश्चन थोड़ा जो अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 11, असैसिनेशन, मैं लिख लेता हूं, असैसिनेशन क्वेश्चन है, और इसके बाद भी इसमें कंडीशन डाली गई है। क्वेश्चन पूरा पढ़ता हूं, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड assassination be arranged? इतना क्वेश्चन नहीं है, फिर लिखा है so that all s all together, सारे s इकट्ठे हो। अब आप याद कीजिए, मैंने कल जब स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जब टुगेदर वाली बात आती है तो उस टुगेदर को आप एक स्ट्रिंग मान के क्वेश्चन कीजिए। सो लेट अस डू दैट फर्स्ट। तो मेरे पास बचा कुल मिला के ए, ठीक है, ए बचा, ये जो स्ट्रिंग है इसको छोड़ दीजिए, पहले स्ट्रिंग ही डाल दीजिए, पहले इसी को निकाल दीजिए। एस को इकट्ठे रखना है तो एस विल फॉर्म अ स्ट्रिंग, रखिए इसको ऐसे, ठीक है। इसके बाद 1 2 ए हो गया, फिर एक और ए है, ए और ए ऑल दो सेम है लेकिन स्ट्रिंग नहीं है, टुगेदर की कंडीशन इनमें नहीं है, टुगेदर की कंडीशन आपकी सिर्फ एस में है। तो ए और ए ऑल दो सेम है लेकिन स्ट्रिंग नहीं है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये तो ये हो ही गया, ये और ये होगा। आई आई हो गया, एन एन भी हो गया, ए वापस इधर ए, टी इधर टी, आई इधर, ओ इधर, और एन इधर। अब एक बार काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 13, ठीक है। अब ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। अब आप इसको एज इट इज जिसे नॉर्मली करते वैसे कर लीजिए। मेरे पास कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 9 10, एक ही है ना, तो 10 फैक्टोरियल, इसको भी मैं छोड़ रहा हूं, मैं इसको एक ही मान रहा हूं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और टी तो कुछ नहीं है, कोई फैक्टोरियल नहीं। अब यहाँ पे मैं 4 फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करूंगा, फिर से कह रहा हूं 4 फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करूंगा, बिकॉज ये मैंने एक ही वर्ड माना, एस इज ऑलवेज टुगेदर। बट मैं इसकी इंटरनल अरेंजमेंट लूंगा, इंटरनल अरेंजमेंट। अब मुझे पता है इसकी इंटरनल अरेंजमेंट कितनी होगी, यहाँ पे मुझे ये समझ आएगा कितने कॉन्सेप्ट समझ आए। एस 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 की इंटरनल अरेंजमेंट कितनी होगी? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एस 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 के बजाय होता एस ए डी ई, सपोज ये होता, तो इसका आंसर होता 4 फैक्टोरियल। सपोज ये होता एस ए डी ए, तो इसका आंसर होता 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। मैं इंटरनल अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ इस केस में, तो पहले मैंने एक ही माना, अब मैं इंटरनल अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये मेरे पास है एस 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 एस, मुझे बताइए क्या इसको मैं कोई परम्यूटेशन बना सकता हूँ? कोई भी परम्यूटेशन नहीं बना सकता, उसका आंसर होगा 1, इसका आंसर होगा 1, जो मैं नहीं लिखूंगा। और अगर आप इसको और डीपली जानना चाहते हैं तो उसका आंसर एक्चुअली ऐसे होगा, एस 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 मेरे पास 4 है तो इसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल, बट मेरे पास चारों सेम है तो डिवाइड बाई भी होगा 4 फैक्टोरियल, बस चारों सेम है। जस्ट लाइक अगर एस 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 ई होता तो आंसर होता 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, बट चूंकि एस 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 है तो आंसर होगा 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, बाई जो हमने लॉजिक्स पढ़े, तो इसलिए इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, फाइन। पहले मैंने इसको एज अ स्ट्रिंग सेम माना बिकॉज क्वेश्चन कंडीशन थी कि हमेशा इकट्ठे रखना है, तो आपने सिंपली इस चीज को सॉल्व करना है, आपने सिंपली इस चीज को सॉल्व करना है, जो कि आई होप आप कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं करूं तो मैं आपके साथ कर सकता हूं, बट चलिए कर लेते हैं, टाइम की बचत के लिए मैं चाहता था कि आप इसको खुद करें, बट ठीक है कर लेते हैं, ठीक। ये हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 मैंने निकाल दिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। अब यहाँ पे एक और चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से मैथमेटिकल पार्ट है, आप कर लेंगे।
सॉल्व करने में भी आपने जो इसमें कटिंग करेंगे ऊपर नीचे, जो कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे वो जुडिशियसली करेंगे। मेरे जुडिशियसली से मेरा मतलब है कि आप ऐसे टर्म्स निकालेंगे जिनको आप इजीली मल्टीप्लाई कर पाओ। ठीक है, सपोज आप 10 को निकालने बैठोगे, 2 1s are 2 5s are, कोई लॉजिक नहीं बनता, बिकॉज फिर 5 से मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है, 10 से मल्टीप्लाई करना इजी है। तो जुडिशियसली आप अपने पास क्या कीजिए, फैक्टर्स को निकालिए। मेरा क्या मतलब, मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप इसको निकालेंगे तो बेटर है रादर देन इसको और 5 करके। ठीक है, अब बताइए, अब बताता हूँ आपको क्यों, उससे क्या होगा। ये 30 हो गए, ठीक है, ये मेरे पास 30 हो गए, ये मेरे पास 90 हो गए, और ये मेरे पास 56 हो गए। ठीक है, ये मेरे पास 2700 हो गए, और ये मेरे 56 हो गए। अब इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, आप इजीली को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टू जीरोस को बाहर ले जाइए, 27 56 को मल्टीप्लाई कीजिए। आई होप आप इसको आराम से कर लेंगे, तो कोई डिफिकल्टी इसमें होगी नहीं। ठीक है, या अल्टरनेटिवली आप कैसे कर सकते हैं, 9 और 8 को 70, जैसे भी आप करें, मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि आपने जुडिशियसली करना है। 9 और 8 72 हो गए, ठीक है, ये 72 हो गए। ठीक है, अब ये देखिए, ये 30 हो गए, 30 इंटू 7 210, और 210 इंटू 10 2100, तो मेरे पास 2100 इंटू 72 100 आ गया। ये भी इजी तरीका है करने, इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो ज्यादा इजी है। 72 इंटू 21, 2 जीरोस बाहर हो गए, ये हो गया वापस मेरे पास 72, और ये हो गया 4, और ये हो गया 4। ठीक है, तो जैसे मर्जी आप इसको करें, आप इसको आराम से आगे कर सकते हैं। ये मेरा दिखाने का पॉइंट यही था कि आपने जो कटिंग्स वटिंग्स करी वो जुडिशियसली करिए थोड़ा सा, बस दैट इज इट। बाकी आप ऐसे करें, आप वही तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप वही पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन था वैसे ही, एंड आई होप इसमें आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। How many different signals can be made by 8 flags from 8 flags of different colors? Okay, पॉइंट ये है कि मेरे पास 8 फ्लैग है, 8 फ्लैग है डिफरेंट कलर्स के। हम इनको एनालिस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे, और उसमें से मुझे 5 फ्लैग्स चूज करने हैं ताकि मैं डिफरेंट सिग्नल बना सकूं। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इतना आपसे, यहाँ पे आप तो कर ही लेंगे, मुझे इतना आपसे जानना है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का। हम सबको पता है इसका आंसर 8p5 होगा या 8c5 होगा, लॉजिकल है, दो ही वर्ड, तो ये तो करना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया। अपने साथ एक बार आप सोचिए कि जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाई 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो आपने इतना पढ़ के कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का, अपने साथ एक बार रिकॉल कीजिए। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि ये क्वेश्चन जो है परम्यूटेशन का है, और इसका आंसर 8p5 है, which is equal to after calculation 8 into 7 into 6 into 5 into 4। यहाँ पे भी आप जुडिशियसली कर लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। ये 56 हो गए, और ये मेरे पास हो गए 30 120। अब इजी हो जाएगा, जीरो बाहर निकालिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 6720, जो कि आप कर लेंगे। बट मेरा पॉइंट वो नहीं है, मेरा पॉइंट आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि 8p5 ही करना। मैं आपको अपना रेशनल दे देता हूँ, आप इवेलुएट कीजिएगा कि आपकी थिंकिंग भी उसी लाइन में थी या नहीं। रेशनल ये है कि अगर मैं पहले रेड कलर का फ्लैग लगा रहा हूं, तो क्या मैं दिखा ही सकता हूं, मेरे पास यहाँ पे तो कलर तो है ही। अगर मैं पहला रेड का लगा रहा हूं, पहला रेड लगा रहा हूं, और दूसरा ब्लू लगा रहा हूं, जो दूसरा है फ्लैग, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, बेसिक टेस्ट यही होता है, बेसिक टेस्ट ऑफ पोजीशन कॉम्बिनेशन, कि हमारे लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं। मैंने कहा था अगर हमारी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो तब हम परम्यूटेशन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। अब मुझे सिर्फ इतना पूछना है, वेदर दीज आर टू डिफरेंट फ्लैग्स या सेम फ्लैग्स। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और आई होप कि आप अभी तक आंसर निकाल लिया हो। मैंने दो फ्लैग्स बनाए, मैंने कलर को आगे पीछे, ऑर्डर आगे पीछे किया। क्या ये डिफरेंट फ्लैग है या सेम फ्लैग है? दीज आर डिफरेंट फ्लैग्स,
दीज आर डिफरेंट फ्लैग्स। तो जब डिफरेंट फ्लैग्स है तो मेरे पास परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो गया। याद करिए, ए बी और बी ए आर टू डिफरेंट फोटोग्राफ्स बट सेम ग्रुप, वही चीज थी, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। चलिए इतना मुझे बताना था, बाकी मुझे पता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने ये खुद कर लिया उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। जिनसे नहीं हुआ वो थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, देखेंगे कि कहां तक उन्होंने किया था। जिन्होंने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया तो वो नए से देखे आराम से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ता हूं। इन हाउ मेनी वेज 12 balls can be divided between two boys, one receiving 5 and other receiving 7? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं। In how many ways 12 balls can be divided between two boys, one receiving 5 and other receiving 7? ठीक है, मेरे पास टू बॉयज है, बॉय 1 और बॉय 2, यही क्वेश्चन है। आई हैव टू बॉयज, ओके, एंड आई हैव 12 balls। अब मैं इनको कैसे लिखे? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12। बस मैं क्या ये सब करके मैं आपको डायरेक्टली आंसर क्यों नहीं लिखवा रहा? मैं ये चाहता हूं कि आप विजुअलाइज करें, प्रॉब्लम को विजुअलाइज करें, प्रॉब्लम को विजुअलाइज करें। तो प्रॉब्लम आपके सामने ये है कि दो लड़के हैं और 12 आपके पास बॉल्स है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बट क्वेश्चन की कंडीशन भी है इसमें। क्या कंडीशन है? एक को 5 देने हैं, एक को 7 देने हैं, एक को 5 देने हैं, एक को 7 देने हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन किस चीज का, ये परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का? ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का? ये क्वेश्चन एक्चुअली मिक्सचर है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। मैं इसीलिए कहता हूं जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अपने पास किया है, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए। और जिन्होंने नहीं किया वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी लेवल का क्वेश्चन आपका एसएसबी पूछेगा, बट स्टिल सीखने के लिए कोई हर्ज नहीं है, सीखने को सीख सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज 12 balls can be divided between two boys, one receiving 5 and receiving 7? ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन में वही कह रहा हूं, मिक्सचर है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? लेट अस फॉर टाइम बीइंग, लेट अस फॉर टाइम बीइंग, लेट अस फॉर टाइम बीइंग प्रिज्यूम कि पहले हम B1 को देंगे। अब आप बोलेंगे तो अजीब सी बात होगी, हम लेट क्यों कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल आंसर चाहिए। मैं कह रहा हूं फॉर टाइम बीइंग, कुछ टाइम के लिए आप मानो कि हमने पहले B को लिया, ऑल्दो हम पहले B1 को लिया, ऑल्दो हम पहले B2 को भी ले सकते थे, बट हमने पहले B1 को लिया फॉर टाइम बीइंग। ठीक है, तो अभी आप फिर B2 को भूल जाइए, आप B1 की बात लीजिए। ओके, कितने बॉल्स देने हैं? एक को देने हैं 5 और एक को देने हैं 7। ठीक है, एक को देने हैं 5, एक को देने हैं 7। अब यहाँ पे जो ये 5 और 7 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज आप ध्यान रखिए, बिकॉज 12C5 इज इक्वल 12C7। ये चीज मैं आपको कल बताई थी, बहुत वाइटल चीज है, इसको याद रखिए। तो इसका मतलब मैं पहले 12C7 दूं या 12C5 दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दोनों का नंबर सेम निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्री है, आप पहले 5 वाला उठाए या 7 वाला उठाए, क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैंने पहले 7 वाला उठाया, अगर मैं पहले 5 वाला उठाता तो आंसर चेंज हो जाता। नहीं, आंसर चेंज नहीं होगा, बिकॉज 12C5 इज इक्वल 12C7, तो आंसर तो चेंज होगा ही नहीं, आप ये उठाए ये उठा। ठीक है, तो अभी तक 12C5 और 7 से आंसर में कोई चेंज नहीं आई, बस हमारी एक ही प्रिजम्पशन अभी है। क्या प्रिजम्पशन है? कि हमने पहले B1 को चूज किया। दिस इज आवर प्रिजम्पशन कि हमने पहले B1 को चूज किया, और ये प्रिजम्पशन हमने बाद में रिवर्स करनी पड़ेगी, बिकॉज हम आंसर कोई प्रिजम्पशन नहीं ले सकते। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन है मेरे पास 2 बॉयज है, 12 बॉल्स है, मुझे एक को 7 देनी है, एक को 5 देनी है। तो मैंने इतनी ही प्रिजम्पशन अभी ली कि मैं B1 को पहले दूंगा बॉल्स। तो कितनी बॉल्स देनी है B1 को? यहाँ पे आप फ्री है, आप 5 ले या 7 ले। अब मैं 7 लेता हूं, मैं लेता हूं 7।
तो मेरी प्रिजम्पशन है कि मुझे B1 को पहले लिया और B को 7 बॉल्स दी। यहाँ पे मैं 5 भी ले सकता था, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए 7 बॉल्स दी। तो हाउ मेनी वेज कैन आई चूज, अब चूज की बात आई, बिकॉज यहाँ मुझे 12 में से 7 ग्रुप उठाना है बॉल्स का। मुझे बॉल्स को अरेंज नहीं करना लाइन में, मुझे 12 में से 7 बॉल्स उठानी है, तो इसका मतलब मुझे एज अ ग्रुप यहाँ से 7 बॉल्स उठानी। ठीक है, इनफैक्ट आप उसको और विजुलाइज करना चाहे, फर्दर विजुलाइज करना चाहे, आप ऐसे विजुलाइज कीजिए, हर बॉल पे लेबल लगी है, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4। अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ज्यादा हो जाएगा, अभी मैं चाहता नहीं हूँ कि आप टॉपिक से थोड़ा सा डेविएट हो। बॉल 1, बॉल 2 एंड सो, ऐसे बॉल्स पे लेबल्स लगी। आप एक इमेजिनेशन कीजिए, बॉक्स में 12 बॉल्स है और ऐसे लगी हुई है, इसमें से मुझे 7 बॉल्स उठानी है। तो अब मैं जब उठाऊंगा एज अ ग्रुप उठाऊंगा, अरेंज नहीं करूंगा। तो 1, 2 एंड 2, 1 इज द सेम ग्रुप इस केस में। ठीक है, तो कितने तरीके हैं 12C7? क्वेश्चन बहुत आसान है, बट अगर आप सही से विजुलाइज कर पा रहे हो, 12C7, 12 चूज 7। ठीक है, अब जब यहां से 7 बॉल्स निकल गई, लेट अस प्रिज्यूम निकल गई, अब क्या बचा यहाँ पे? अब यहाँ पे 5 बॉल्स बची। तो क्या अब मेरे पास कोई चॉइस है चूज करने की? देयर इज नो चॉइस, मुझे ये 5 की 5 B2 को देनी पड़ेगी। सो अगर मैं लिखना चाहूं टेक्निकली, इसको फिर भी टेक्निकल लिखना चाहूं, ऑल्दो आई हैव नो चॉइस, दिस इज माय आंसर, बट मैं इसको लिख सकता हूं 5 चूज 5, व्हिच इज 1 ऑफ कोर्स, क्योंकि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची, मैंने 7 दे दी। ठीक है, तो मेरा आंसर हो गया इसमें 12 चूज 7, 12 चूज 7 विद अ कॉशन। ये आंसर नहीं है, विद अ कॉशन। मैंने पहले एक प्रिजम्पशन ली थी, उसको टैकल करना है। हाँ, यहां पे आपकी क्वेरी एड्रेस कर देता हूं। अगर मैंने सपोज यहां पे 5 लिया होता, सपोज, और सपोज मैंने यहां पे 7 लिया होता, तो हाउ वुड माय आंसर हैव चेंज? ये 12C5 निकलता और ये 7C7 निकलता। इन एनी केस 12C5 ही निकलता आंसर, इंटू 1 इंटू 1, दोनों इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स आल्सो इक्वल टू 7 5 एंड इज आल्सो इक्वल, कोई फर्क नहीं, मेरा आंसर है। ठीक है, आंसर विद अ कॉशन। तो इसका मतलब यहां पे इंटरचेंजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा। गॉट इट? यहां पे इंटरचेंज से कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बट अगर मैं पहले B1 को ना उठा के B2 को उठाता, वो हो सकता था कि जो मैंने पहले जो B1 को चूज किया, दैट वाज एन आर्बिट्ररी डिसीजन, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, वो आर्बिट्ररी डिसीजन था, और हम आंसर में कोई आर्बिट्ररी चीज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मुझे B1 और B2 की अरेंजमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं, मैं पहले B2 को चूज करता फिर B1 को करता। तो कितने वेज है इनको आपस में चूज करने के? देयर आर 2 वेज, या 2 फैक्टोरियल वेज, या आप बोल सकते हैं 2C1 वेज भी, जैसे आप इसको टैकल करें। तो इंटू 2 मुझे फाइनली इन दोनों को स्वैप करने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, हैव टू स्वैप दीज 2। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऐसे इस क्वेश्चन को किया, बहुत बढ़िया, उनके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आपका आंसर इसमें हो गया। बाकी कैलकुलेशन पार्ट आई थिंक यू शुड टेक केयर, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 15 क्या निकल रहा है, 1584 निकल रहा है शायद। हाँ, आई थिंक यू कैन टेक केयर ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वाइटल चीज ये थी कि 5 और 7 का गड़बड़ था, वो आपको समझा दिया, B1 B2 स्वैप हो सकते हो समझा दिया, और यहाँ पे ग्रुप्स का समझा दिया। ठीक है, चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, जब आपने वो कर लिया तो 14 तो फिर बहुत आसान है। इसके बावजूद किसी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो बाद में मुझे कांटेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, what does question say? If two boys and two girls are to be arranged in a row, if two boys and two girls are arranged in a row so that girls are not next to each other, how many possible ways? हाँ ठीक है, क्वेश्चन है कि जो 2 बॉयज और 2 गर्ल्स को अरेंज करना है इस तरीके से कि गर्ल्स टुगेदर नहीं हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं, मैंने बताया था। पहले आप निकालो विदाउट रिस्ट्रिक्शन, टोटल वेज कितने हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और विजुलाइज करके, मैं वही कहूँ कि हर क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं आपको सीधे आगे बढ़ाऊं, मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को विजुलाइज करें। मेरे पास ऐसे क्वेश्चन है, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स।
ठीक है, अब मुझे टोटल वेज कितने हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन को भूल जाए, टोटल वेज कितने हैं ये आप सबको पता है, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल 24। यस, आपको सबको पता है, बहुत बेसिक है। रेस्ट्रिक्शन क्या है क्वेश्चन की, दैट गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, ऐसा कुछ लिखा था, कहां गया, गर्ल्स आर नेवर टुगेदर या गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, लड़कियां इकट्ठे ना हो इस एज ग्रुप में। तो तरीका क्या होता है, हमेशा हम इसमें माइनस करेंगे, गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, तो जो आंसर रिजल्टेंट आएगा नीचे वो आएगा गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है, सिंपल सा है। अब मेरे साथ आप लोग ये निकालेंगे, गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर का रूल क्या है, स्ट्रिंग बना दो उन लोगों को, बना दी स्ट्रिंग। अब जब स्ट्रिंग बना दी तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 फैक्टोरियल, बिकॉज ये एक ही है। बट क्या ये आपस में इंटरनली अरेंज नहीं हो सकते, हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, तो विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गए 6 2 12, और ये माइनस होके हो गया 12। ठीक है, एक तरीका है करने का, और एक और तरीका करने का होता है जो मैं आपको अभी तक नहीं दिखाया था, अब दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या तरीका होता है कि ये क्या है कि गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। ठीक है, मैं पहले क्या करता हूं, 2 गर्ल्स को अरेंज कर देता हूं, कर दी मैं 2 गर्ल्स अरेंज। हाउ मेनी वेज कैन 2 गर्ल्स बी अरेंज, सिंपली 2 गर्ल्स को आइसोलेटेड अरेंज करना है, कितने वेज है, 2 फैक्टोरियल, आई नो दैट। ठीक है, और अब मेरे पास कितने बॉयज है, 2। ठीक है, मैं बॉयज को इधर इधर या इधर अरेंज कर सकता हूं। अगर मैं कहीं पे भी अरेंज करूं बॉयज को, चाहे इधर इधर करूं, ठीक है, चाहे इधर इधर करूं, तो उससे क्या होगा, उससे मेरे पास, उससे क्या होगा, उससे ये इकट्ठे नहीं आएंगे। तो मैं फिर बोल सकता हूं मेरे पास 3 प्लेसेस है, और 3 में से मुझे 2 बॉयज आते हैं, उसको इंटू 3p2 कर सकता हूं। ठीक है, ये एक और तरीका होता है इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का, लेकिन अभी आई थिंक आप उसको रहने दीजिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि देयर शुड बी ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यहां से ऐसे कर रहा हूं। तो आप पहले क्या कर सकते हैं, जिनको आपको इकट्ठे नहीं रखना पहले उनको अरेंज कीजिए, उसके बाद उनके बीच में स्पेसेस निकाल के आप वहां पे उनको डाल दीजिए। खैर मैं उस पार्ट को निकाल रहा हूं, आप ऐसे ऐसे ही टैकल करिए इस प्रॉब्लम। ठीक है, मेरे पास टोटल वेज हो गए, ये मेरे पास वेज हो गए गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, और ये मेरे पास हो गए गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा होना चाहिए 12। ठीक है, आई होप आपने इसको सही से टैकल किया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें मेरे हिसाब से किसी को डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। In how many ways a cricket team of 11 players can be made from 15 players? क्वेश्चन है कि मेरे पास 15 प्लेयर्स है, दोनों क्वेश्चन इकट्ठे पढ़ा रहा हूं, इसमें मुझे 11 चूज करने। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए, इफ देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस इन क्वेश्चन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो व्हाट इज माय आंसर? अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं लिख रहा, माय आंसर शुड बी 15C11। बिल्कुल इजी है, बट रेस्ट्रिक्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज 15 से? 15 says a particular player is always chosen, लाइक एक कैप्टन है, उसको मुझे चूज करना ही करना है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर्टिकुलर प्लेयर इज चूजन, तो इसको हमेशा चूज करना ही करना है। जब इसको हमेशा चूज करना ही करना है, तो मेरे पास कितने कैंडिडेट्स बचे जहां से मैं चूज कर सकता हूँ, 14, और मेरे पास कितने चूज करने वाले बच गए, 10। तो ये मेरा आंसर हो गया। आप इसको सॉल्व कर लेना, आगे मैं टाइम अभी वेस्ट नहीं कर सकता, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप पॉइंट समझ गए, बिकॉज मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी 14 में से 10 चूज करें, एक तो ऑलरेडी चूज है, बट इसको और फाइन ट्यून करना चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसको और फाइन ट्यून करना चाहते हैं, 1C1, वो एक में से वो एक ही उठाना है, और 14 में से 10 उठाने हैं। इससे फायदा क्या होगा, आप देख पाएंगे ये मेरे पास 15 हो गए और ये मेरे पास 11 हो गए। जस्ट देख पाने का तरीका है, बट पॉइंट है कि इट्स नॉट नेसेसरी, आपका आंसर 14C10 ही रहेगा। दूसरे केस में आप प्लेयर इज ऑलवेज टू बी ड्रॉप्ड, ऐसा ही कुछ है ना, प्लेयर इज टू बी ड्रॉप्ड, एक बंदे को चूज ही नहीं करना है। इन 15 में से एक बंदे की परफॉर्मेंस इतनी खराब है, उसको चूज करना ही नहीं है। क्या एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की? In how many ways a cricket team of 11 players can be made from 15 players if a particular player is never chosen? यानी एक को मुझे ड्रॉप करना है बेसिकली। तो अगर आप फिर से देखिए करना क्या है, मेरे पास आंसर क्या बच गया,
मुझे 14 में से 11 को चूज करना, एक को तो चूज ही नहीं करना, और मेरा आंसर हो जाएगा 14, 11, 3। और अगर मैं इसको और फाइन ट्यून करना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि मुझे ए को कभी भी चूज करना ही नहीं है। अब फिर से देखिए, 1 और 14 हो गए 15, और 0 और 11 हो गए 11। अभी मैं 15 में से 11 ही चूज कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये हम कभी भी नहीं लिखते, दीज थिंग्स वी डोंट राइट, दीज आर इम्प्लाइड या अंडरस्टूड, हिडन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ बोर नहीं हो रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चंस है तो आपको, और जिन बच्चों ने किए हैं उनको तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, वो अपने और ये आंसर इवैल्यूएट कर, जिन्होंने नहीं भी किया वो ध्यान दे, अपने सामने क्वेश्चंस रखे और ध्यान दे हम कैसे कर रहे हैं। ओके, अब कमिटी की बात आ गई तो दिमाग में आ गया, वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड from 3 trainees, 4 professors and 6 RA research associates. How many ways it can be done? There are 2 parts. Okay. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास 3 है ट्रेनीज, मेरे पास 4 है प्रोफेसर्स, पीएफ लिख रहा हूं प्रोफेसर्स के लिए, और मेरे पास 6 है आरए रिसर्च एसोसिएट्स। यही क्वेश्चन है। ये हो गए 6 और 4 10 13 हो गए। इसमें से मुझे कमिटी बनानी है कितने की? 5 लोगों की, कमिटी ऑफ 5। बट कमिटी ऐसे होनी चाहिए एज पर पार्ट 1, देयर आर 2 ट्रेनीज एंड 3 आरएस, 2 ट्रेनीज एंड 3 आरएस। तो बताइए, कमिटी 5 की बनानी है, बताइए मैं कैसे 2 ट्रेनीज लूंगा? 3C2, यहाँ मैं 4C0 लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ से कोई नहीं लेना। और मुझे लेना है उसके बाद 3 आरएस, तो 6 में से 3 लेंगे, 6C3। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। कॉम्बिनेशन का बेसिक सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 6C3 राइट, इसमें से 3 लेंगे तो 5 हो गए टोटल, इसमें से कोई नहीं लेना है। अब इसको आंसर लीजिए, 3C2 इज इक्वल 3, ये तो सबको पता है, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, एंड 6C3 इज इक्वल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 3 इंटू 2, ये हो गया 10, ये हो गए 3 इंटू 2 सॉरी, तो ये पूरा निकल जाएगा, ये हो गया 20, तो ये हो गया 3 इंटू 20। आई होप आप फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ, मैं इसको एवेलुएट कर रहा हूँ, इज इक्वल 60। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑल्दो इस लेवल पे पूछना सही नहीं रहेगा, पता होगा मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, मैं ऐड क्यों नहीं कर रहा 3 और 20 को? फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, अगर दोनों काम करने हैं तो मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 ट्रेनी लेने हैं और 2 ट्रेनी लेने हैं और 3 आरए लेने हैं, तो मुझे दोनों लेने हैं, ट्रेनी भी लेने हैं आरए भी लेने हैं, और की बात नहीं हो रही है, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूं फिर से कि नेक्स्ट पार्ट में देयर इज और, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग और को आइडेंटिफाई करके सही से उसका आंसर निकाला होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, देयर आर 4 प्रोफेसर्स एंड 1 आरए। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2, देयर आर 4 प्रोफेसर्स एंड 1 आरए, हो गए 5 है, और अब और आ गया 3 ट्रेनीज एंड 2 प्रोफेसर्स, 3 ट्रेनीज एंड 2 प्रोफेसर्स। तो मैं एक बार करके देखता हूँ, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में अब मेरे पास 2 पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन ऐसे ही है, जिनके पास क्वेश्चन सेट है वो देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे लिखा, जो मैंने क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए, तो पहला इवैल्यूएट करते हैं, 4 प्रोफेसर्स एंड 1 आरए वाला। 4 प्रोफेसर्स एंड 1 आरए, तो ट्रेनिंग में से कोई नहीं लेना है इस पर पहले पार्ट में। 4 प्रोफेसर्स एंड 1 आरए, ये दोनों लेने हैं, तो ये हो गया 4 इंटू 4C4 सॉरी 4 मेरे पास 1 हो गया, 4C4 1 हो गया, ये आपको ऑलरेडी पता है, बताया हुआ है। 4 में से चारों लेने हैं तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, सबको उठाना पड़ेगा। और 6C1 मेरे पास कितना होता है, 6, ये मेरे पास 6 हो गए। बट यहाँ पे और है बीच में, और इसका मतलब मुझे प्लस करना पड़ेगा। और अब देखिए 3 ट्रेनी, 3 में से 3 ट्रेनी, तो 3C3 मेरे पास फिर से 1 हो गया, आरए कोई नहीं, और प्रोफेसर 2, तो 4C2,
1 इंटू 4c2, देखिए एक बार 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 चला जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो गया। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। आई होप ये बच्चों ने कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने किया हुआ है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके कॉन्सेप्ट साउंड है, आप मेहनत और आप आपके कॉन्सेप्ट साउंड है। जिन बच्चों से नहीं हुआ वो आइडेंटिफाई करें कि वो कहाँ पे और एंड में अटक गए थे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। ये जो एमसीक्यूज है इसके बाद मैं आपको और एमसीक्यूज दे रहा हूं, कल सुबह और एमसीक्यूज आपके टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे इस लेक्चर के साथ ही, वो भी आपके प्रैक्टिस, क्योंकि मैं आंसर सॉल्व नहीं दे रहा हूं, बस ऑब्जेक्टिव्स में कौन सा आंसर है वो दे रहा हूं, वो भी आप ट्राई कर लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट और ब्रश अप हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम अमंग 36 टीचर्स। अब स्कूल में 36 टीचर्स है, मैं ए बी सी डी करके लिखूंगा तो 26 ही है मेरे पास, तो मुझे A1 B1 लिखना पड़ेगा, रहने दीजिए। 36 टीचर्स है, मुझे एक प्रिंसिपल लेना है और एक शायद वीपी लेना है। फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग से क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक प्रिंसिपल एक वीपी। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है कि एक पोस्ट या दो पोस्ट, तो मैं प्रिज्यूम करूंगा कि एक प्रिंसिपल है एक वीसी। कितने तरीकों से हो सकता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 36 लोग हैं तो मैं प्रिंसिपल कोई भी ले सकता हूँ, 36 तरीके। प्रिंसिपल ले लिया फिर वीपी ले लूंगा, बस ये मेरा आंसर है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें अक्सर बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, इसमें अक्सर जो, और मैं कहना नहीं चाहता, मैं जिन बच्चों ने सही किया है वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने गलत किया उनके लिए बोल रहा हूं, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करें, वो ये करते हैं कि बच्चे इस केस में 36C2 लिखते हैं आंसर। अब 36C2, ध्यान से देखिए, 36C2 और 36 इंटू 35 में क्या अंतर है, ये 36P2 है। तो अब याद कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आइए। कॉम्बिनेशन केस मैंने क्या कहा था कि हम ग्रुप एज अ ग्रुप बात करते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन में बोला गया होता कि मेरे पास 36 टीचर है और मुझे दो लोगों की कमेटी बनानी है, अ कमिटी ऑफ वीपी एंड अ प्रेसिडेंट। अब उस केस में क्या होता, कमिटी के केस में मैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को स्वैप कर सकता था, बट यहां पे मैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को देखिए। ठीक है, आप इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मुझे कमिटी लेनी होती तो कमिटी में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सिंगल कमिटी 36C2 होता। बट इस केस में अगर मिस्टर ए को मैंने प्रेसिडेंट लिया और मिस्टर बी को वाइस प्रेसिडेंट लिया, और मिस्टर बी को प्रेसिडेंट लिया, मिस्टर ए को वाइस प्रेसिडेंट लिया, तो दीज आर टू डिस्टिंक्ट सिलेक्शंस, ये दो अलग अलग सिलेक्शंस। तो इनको टेक केयर करने के लिए मुझे 36P2 करना पड़ेगा, और शॉर्टकट में 36 इंटू 35, ना कि 36C2। आई होप कि जिन बच्चों ने यहाँ पे ध्यान गया ही नहीं होगा उन्हें बहुत अच्छा किया, तो हो सकता है कि उनके माइंड में ऐसा आएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 19, in how many ways 5 boys and 5 girls can sit on a circular table so that boys and girls are alternate? अच्छा क्वेश्चन। मेरे पास एक सर्कुलर टेबल है और मेरे पास 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कितने तरीके हैं इनके बैठने के कि ये लोग अल्टरनेट बैठे। तो सिंपल है, पहले आप गर्ल्स को अरेंज कीजिए, बॉयज को रहने दीजिए, गर्ल्स को अरेंज कीजिए। अब मुझे बताइए, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स बी अरेंज इन अ राउंड टेबल? आंसर इज 4 फैक्टोरियल। इज अंडरस्टूड? हो गया 1 2 3 4 5, कितने वेज है? 4 फैक्टोरियल वेज। अब इसके बाद मुझे 5 बॉयज को एडजस्ट ही करना है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो अब आंसर क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इट वुड बी, बताइए, वुड बी 5 फैक्टोरियल, बिकॉज जब लड़कियां बैठ गई तो मेरे पास ऑलरेडी रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब मुझे रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं है।
पहली बार मैंने 5 का 4 क्यों किया, बिकॉज आई हैड नो रेफरेंस पॉइंट। मेरे लॉजिक्स को याद कीजिए, आई हैड नो रेफरेंस पॉइंट। लेकिन जब 5 लड़कियां एक राउंड टेबल में बैठ गई तो अब मेरे पास रेफरेंस पॉइंट ही रेफरेंस पॉइंट है। तो अब मेरे पास 5 प्लेसेस है और 5 लोग बैठ सकते हैं। तो इट इज 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। आई होप दिस अंडरस्टूड एंड आई होप इसमें किसी को गलती नहीं होगी। उसको फर्दर सिंपलीफाई कर लीजिए, आपका 2880 आ रहा है, मैंने आपके पास किया हुआ है यहाँ पे। इट इज 120 into 24। आई होप कि यहाँ से आप टेक केयर कर सकते हैं। 120 से 24 सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। An examination paper contains 8 questions, of which 4 have 3 possible answers each, 3 have 2 possible answers each, and remaining 1 question has 5 possible answers। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास कितने क्वेश्चन है टोटल? 8। तो विजुलाइज करवाना चाहता हूं मैं आपको ये, और तो मैं सीरीज का आंसर लिख सकता था, बट थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, बस यही है ना। तो अब लिख क्या रहा है क्वेश्चन? ये लिख रहा है एग्जामिनेशन पेपर कंटेन्स 8 क्वेश्चंस ऑफ व्हिच 4 हैव 3 पॉसिबल आंसर्स ईच। पहले 4 के 3 आंसर है, तो इसका आंसर है ए बी सी। इसका आंसर भी है ए बी सी, ऐसे हो सकता है ए बी सी। एबीसी कितने के लिए बोल रहा है? एबीसी बोल रहा है ये 4 हैव 3 आंसर्स। इसके बाद क्या बोल रहा है? 3 हैव 2 आंसर्स। 3 क्वेश्चन के 2 आंसर्स है। और लास्टली क्या बोल रहा है? लास्ट वाले क्वेश्चन के 5 आंसर्स है। अब क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस है। अब स्टूडेंट के पास क्या चॉइस है ओवरऑल आंसर करने का। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ काउंटिंग यहाँ पे यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा नहीं सकते आप। तो आप मुझे बताइए पहला क्वेश्चन कितने तरीकों से बचा कर सकता है? 3 वेज से। दूसरा क्वेश्चन 3 वेज से, ये भी 3 वेज से कर सकता है, या ए दे या बी दे या सी दे, बस सारे क्वेश्चंस करने हैं। आंसर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस, ये भी 3 से, ये लेकिन 2 से, ये 2 से, ये 2 से, और ये 5 से। ठीक है, तो अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया हुआ 3 रेज पावर 4, ये हो गया 2 रेज पावर 3, और ये हो गया 5। ये हो गए 3 3 9 3 27 3 81, ये हो गए पॉइंट नहीं है मल्टीप्लाई है 8, और ये हो गए 5। तो हो गए 81 इंटू 40, 0 इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये हुए शायद 3240 मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए। आई होप आपने इसको ऐसे ही किया होगा। 3240 ऑप्शन है, हाँ है, तो ये है ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 काफी इजी क्वेश्चन है। 5CR इज इक्वल टू 50 50CR प्लस 2। दो ही पॉसिबिलिटीज है, तो ये तो बराबर हो, जो कि बराबर हो नहीं सकते। पॉसिबिलिटी 1 है कि ये तो बराबर हो, दिखाया हुआ है आपको ऐसे, तो ये हो नहीं सकता। 0 इज इक्वल टू 2 छोड़ दीजिए। दूसरी पॉसिबिलिटी का सम 50 के बराबर हो, तो होगा R प्लस 2 इज इक्वल टू 50। वो हो गया 2R इज इक्वल टू 48। वो हो गया R इज इक्वल 24। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 24। अगर आप चेक भी करें, 50C24 इज इक्वल टू 50C26, जैसे आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। वो हो गया 50 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल, 26 फैक्टोरियल, और ये भी हो गया 50 फैक्टोरियल, 26 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर, ये आपको समझाया हुआ। और मुझे लगता है कि यहाँ से हमें हाफ एन आवर और लगेगा। आप ब्रेक लेना चाहते हो ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद देख लीजिए। 20% टाइम इसलिए ज्यादा लग रहा है बिकॉज मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सीधे आंसर लिखने बैठूंगा तो शायद हाफ एन आवर में सारा वाइंड अप हो जाएगा, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं सीधे आंसर लिख के चलूं। मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को विजुलाइज करें। 20 persons were invited to a party. In how many ways they and host can sit in a circular table? मेरे पास 20 लोग हैं गेस्ट, मेरे पास होस्ट एक है, हो गए 21 लोग। अब 21 लोगों को बैठना है सर्कुलर टेबल में, तो आंसर हो गया 20 फैक्टोरियल, क्वाइट इजी। ठीक है, 23।
In how many ways can 24 persons be seated around a circular table if there are 13 seats? अब this question, ये जो question है, this question is a mixture of permutation concept and combination concept. क्या बोल रहा है? In how many ways can 24 persons be seated around a circular table? मेरे पास एक circular table है जिसमें number of chairs 13 है. अब मैं बनाऊंगा नहीं बराबर 13 बिकॉज जस्ट विजुअलाइज करना है. इसमें 13 चेयर्स है तो 13 कैपेसिटीज है बैठने की. बट मेरे पास जो ग्रुप है 24 का है. अब क्या है, कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? तो आप देखिए सबसे पहला मेरा डिसीजन क्या होगा कि 24 में से कौन से 13 लोग जाएंगे और बैठेंगे. इसमें फर्स्ट क्या बोलते हैं डिसीजन. उसके कितने वेजेस है मेरे पास? 24C13. क्वाइट लॉजिकल. मुझे 24 में से ऐसे 13 लोग आइडेंटिफाई करने हैं जो जाके टेबल में बैठे. ये पहला डिसीजन हो गया तो ले लिया मैंने. लेकिन जब 13 लोग वहां जाएंगे वो कौन 13 होंगे वो 24C13 डिसाइड करेगा. लेकिन जब 13 लोग वहां जाएंगे इसके बाद वो लोग कैसे बैठेंगे वो डिपेंड करेगा टेबल की परम्यूटेशन पे. और उसका आंसर मेरे पास होगा 12 फैक्टोरियल. ठीक है. तो पहला डिसीजन है कि 24 में से कौन से 13 जाएंगे, उसका आंसर ये है. फिर जब वो 13 चूज हो गए फिर वो कैसे बैठेंगे उसका आंसर ये है. तो ये हो गया परम्यूटेशन टू कॉम्बिनेशन क्वेश्चन. ऑप्शन में तो ऐसे कुछ नहीं आ रहा था, सिंप्लीफाई करके ऑप्शन आ जाएगा. जो हो गया 24, 13, 11 और ये हो गया 12. अब ऑब्वियस है कि 13 स्प्लिट होगा. 13 into 12 फैक्टोरियल. नीचे ऑलरेडी मेरे पास 11 फैक्टोरियल है, ये 12 फैक्टोरियल है, ये चला जाएगा. आंसर इज 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 into 11 फैक्टोरियल. हाँ यही आंसर. एंड आई होप कि आप इस चीज को विजुअलाइज कर पाए और इस चीज को कर पाए. बहुत ही आसान सा है, कोई डिफिकल्ट पार्ट मुझे नहीं लगा है, बस दो कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया है. Find a number of ways in which 12 different beads can be arranged to form a necklace. Necklace, rotatable circle. 12 में से एक चले गए 11 divided by 2. ठीक है, ये आंसर होना चाहिए. In a cricket tournament, 9 matches were played. Question number 25. In how many the result be declared? बताया था. पहले मैच का रिजल्ट 2 ways, दूसरे का 2 ways, तीसरे का 2 ways और 9 मैच का रिजल्ट 2 ways for 9 ways. ये आप सॉल्व कर लीजिए. 2 हो गए 4, 4 हो गए 8, 8 हो गए 16, 32, 64, 128, 256, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इसको एक और जोड़ना पड़ेगा. 2, 1. ये होगा आंसर 512. ठीक है. हाँ आई होप आपने किया होगा, आसान. क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा, ट्रिकी क्वेश्चन कहूंगा. यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है और वहां पे शायद बच्चा गलती कर सकता है, स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर सकता है. मैं एक बार क्वेश्चन को इसलिए रीड आउट करूंगा बिकॉज आप वो जो क्वेश्चन की ट्रिकरी है उसको पकड़ गए. इन अ मीटिंग बिटवीन टू कंट्रीज each country has 12 delegates. ठीक है. All the delegates of one country shake hands with all the delegates of other country. फिर से सुनिए. All the delegates of one country shake hands with all delegates of other country. नॉर्मली जो हैंडशेक वाला क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है. डिस्टिंग्विश कीजिए कैसे आता है. कि हमारे पास 10 लोग हैं और हर किसी ने हर किसी के साथ हैंडशेक किया तो कितने हैंडशेक्स हो गए? हम बोलते हैं 10C2, यही बोलते हैं. पर क्वेश्चन अभी ऐसा नहीं है. क्वेश्चन है कि हमारे पास दो कंट्री की मीटिंग हो रही है. कंट्री ए, ऐसे देखिए कंट्री ए और कंट्री बी, ऐसा ऐसा देखिए क्वेश्चन ऐसा है. हर किसी के 12-12 डेलीगेट्स है. तो डेलीगेट 1, डेलीगेट 2, डेलीगेट 3, डेलीगेट 4, डेलीगेट 5, डेलीगेट 6, डेलीगेट 7, डेलीगेट 8, 9, 10, 11 और 12. ठीक है. इसके लिए मेरे पास डेलीगेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है. ये है मेरे पास. यही क्वेश्चन बोल रहा है. इन अ मीटिंग बिटवीन टू कंट्रीज ईच कंट्री हैज 12 डेलीगेट्स. ऑल द डेलीगेट्स ऑफ वन कंट्री शेक हैंड विद ऑल डेलीगेट्स ऑफ कंट्रीज. जो दो कंट्री से डेलीगेट ने आपस में हैंडशेक किया, आपस में हैंडशेक किया, नहीं इन डेलीगेट्स ने इधर हैंडशेक कितने इधर हैंडशेक किया. तो एक बार देखिए कितने हैंडशेक हो सकते हैं. मेरे अगर आप पूछे कैसे करेंगे तो आंसर इज सिंपल. 12 into 12 is equal to 144. बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका होगा 144. इसमें कॉम्बिनेशन कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं. वो कैसे एक बार देख लीजिए. ये जो डेलीगेट 1 है ये कहाँ हैंडशेक करेगा? इधर 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 इधर. आपस में तो हैंडशेक करेंगे नहीं.
तो बताइए डेलीगेट 1 कितने तरीके से हैंडशेक कर सकता है? 12 हो गई, 12 हैंडशेक डेलीगेट 1 के। डेलीगेट 2 सिमिलरली 12 हैंडशेक कर सकता है। अब मुझे विजुअलाइज हो गया सफिशिएंटली। डेलीगेट 3 12 हैंडशेक, टोटल हैंडशेक कितने हो जाएंगे? 144। वापस तो वही आ ही गया हैंडशेक, वापस तो हैंडशेक हो ही गया, आपस में लोग हैंडशेक करेंगे नहीं, तो इसलिए 144 आंसर है। और क्वेश्चन नॉर्मली कैसे बनता है कि एक पार्टी में 5 लोग गए, सबने हैंडशेक किया, कितने हैंड, तो उसका आंसर होता है 10C2। ठीक है, आई होप कि ये आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इन अ कवि सम्मेलन एवरी पोएट शेक्स हैंड विद एवरी अदर पोएट। वही वाला क्वेश्चन आ गया। टोटल हैंडशेक्स आर 300, फाइंड द नंबर ऑफ पोएट्स। लेट द पोएट्स बी n, तो NC2 टोटल हैंडशेक्स हो गए, बिकॉज़ अब यहाँ पे ग्रुप की बात नहीं हो रही है। इज इक्वल 300, ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल 300। ये हो गया 600, बिकॉज़ ये आपको पता है इधर जाएगा। ये हो गया n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो इसका मतलब है n माइनस 1 इज इक्वल 600। अब वही बात फिर से आ गई, मुझे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 600। ठीक है, या तो उसको क्वाड्रेटिक बना दीजिए, बट वो आपके इस काम नहीं आएगा। सिंपली अगर आप करें 100 और ये मेरे पास हो गया 6, सिंपल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मुझसे इसका लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं है। मैं जस्ट आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि मैं n into n minus 1 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 600, तो मैं इसमें आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। अब यहाँ पे देखिए, मुझे लग रहा है मेरा आंसर आ गया 25 और 24। बहुत ही आसान है, अदरवाइज आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, तो मैं करवाना नहीं चाहता आपसे इस स्टेज पे। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से आंसर 25 होना चाहिए। 25 माइनस 24 इज इक्वल 600। ठीक है, ठीक है, चलिए। देयर आर 5, वो वाला आ गया, लाइंस, प्लेन, पॉलीगन वाली बात आ गई। There are 5 lines in a plane, no 2 of which are parallel. The maximum number of points in which they can intersect. ठीक है, 5 लाइंस है मेरे पास 5 लाइंस है, और इसमें से क्या कह रहे हैं, कोई भी 2 लाइंस पैरेलल नहीं है, मतलब अलग अलग लाइंस है। तो इंटरसेक्शन कितने पॉइंट्स पे होगा? आपको पता है कि लाइन मिलती है, 2 लाइंस जब मिलती है तो इंटरसेक्ट होता है। अब मेरे पास 5 लाइंस ऐसी है, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? 5C2। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि 2 लाइंस जब मिलेंगी तब वो इंटरसेक्शन पॉइंट बनाएंगे। ठीक, हर 2 लाइंस, तो कितनी 2 लाइंस मिलेंगी? 5C2 2 लाइंस मिलेंगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे देयर इज अ पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। मेरे पास एक पॉलीगन है 12 साइड्स का। अब नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है कितने डायगोनल्स है, तो मैंने बताया आप आंसर लिखेंगे 12C2 माइनस 12। मैंने आपको समझाया हुआ है कितने डायगोनल्स है, बट डायगोनल का क्वेश्चन आया नहीं है। क्वेश्चन लिख रहा है कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, तो आंसर इज 12C3। सिंपली मैं कोई भी 3 पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो ट्रायंगल बन जाएगा। मैं 12 वाला ये नहीं बनाया, एग्जाम 6 वाला ही बनाया, बट आप लिखिए कोई भी 3 पॉइंट्स को जोड़ के ट्रायंगल बनेगा। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि साइड्स कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज 3 साइड से कोई 3 वर्टिस से कोई साइड नहीं बनता, ट्रायंगल ही बनते हैं। उसका आंसर 12C3 होगा सिंपली। और अगर ये डायगोनल का क्वेश्चन होता है 12C2 माइनस 12 एज एक्सप्लेन्ड इन दिस स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 से पहले 31 करते हैं, फिर 30 पे आते हैं। ओके, क्या है? There are 14 points in a plane of which 4 are collinear. प्लेन में 14 पॉइंट्स है, इसमें से लेकिन 4 जो है एक ही लाइन पे। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड? अब पता है ट्रायंगल्स हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास 3 पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया था। तो इसका आंसर होना चाहिए 14C3। 14 में से 3 मिलाएंगे,
बट 4 जो पॉइंट से बताया था लास्ट टाइम, ये 4 जो पॉइंट वो एक ही लाइन पे, तो ट्राइंगल बना ही नहीं सकते, तो उनके कॉम्बिनेशन को वापस माइनस करेंगे। 14c3 माइनस 4c3, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 364, वो आप करेंगे, और ये हो जाएगा मेरे पास 4, वो हो जाएगा 360। ये तो आप कर लेंगे, ये वाला पार्ट, यू कैन टेक केयर ऑफ दिस, बट कॉन्सेप्ट समझिए। मेरे पास 14 पॉइंट है, 4 मेरे पास एक ही लाइन पे, उससे ट्राइंगल बनेगा नहीं, बाकी जो पॉइंट है उनसे ट्राइंगल में बना सकता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30, उस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 इस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में मेरे पास क्या है, ये लास्ट है इसका, इसके बाद मैं एक ब्रेक लेके जो हायर लेवल्स के क्वेश्चन है उनको करूंगा और इस वीडियो को कंबाइन करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, ये मैंने अलग से भी कह दिया। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ व्हिच 5 आर कोलिनियर, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ध्यान से देखिए, फॉन्ट बाय ज्वाइनिंग है। मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर देते हैं। मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन पे 5 पॉइंट्स है, कोलिनियर है ना, 1 2 3 4 5, फाइन। इसके अलावा और 5 पॉइंट, 10 टोटल है, तो 5 और पॉइंट है जो कोलिनियर नहीं है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैं कितनी लाइंस बना सकता हूं। आपको पता है कोई भी 2 पॉइंट जोड़ने से लाइन बन जाएगी। देखिए लाइन बन गई, ये 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 लाइन बन गई। तो कोई भी 2 पॉइंट जोड़ने से लाइन बन जाती है, एक्सेप्ट फॉर दीज लाइंस। एम आई राइट और रॉन्ग? एक्सेप्ट फॉर दीज, ये तो लाइन नहीं बन सकती ये पॉइंट, बिकॉज ये तो एक ही लाइन पे। तो माय आंसर शुड बी 10c2, सही बोल रहा हूं, 10c2 माइनस 5c2, बिकॉज ये जो 5 पॉइंट है ये कोई लाइन नहीं बना सकते, बिकॉज एक ही लाइन पे है। क्या इतना आंसर काफी होगा? 10c2 माइनस 5c2, बट मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा +1। +1 कहां से आया? ये लाइन देखिए, लाइन भी तो लाइन है। ठीक है, फिर से बताता हूं, पहले क्वेश्चन समझिए फिर आंसर करेंगे। लास्ट पार्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, बेसिक लेवल में लास्ट पार्ट है, फिर थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, और वो भी डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन मेरे पास बोल रहा है देयर आर 14 पॉइंट्स, सॉरी देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में 10 पॉइंट है जिसमें से 5 एक ही लाइन पे। पहले आप उसको ऐसे देखिए, अभी कितने मेरे पास बने हैं लाइंस? एक, इस एक को आप एक रखिए, +1 ऐसे रखिए, एक लाइन बनी हुई है। अब इसके अलावा मेरे पास 5 पॉइंट और है, कहीं पे भी पॉइंट आउट कीजिए, ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब ये बोल रहे हैं कितने लाइंस बन सकती है। हमने कहा हमें तो पता है लॉजिकली कोई भी 2 लाइंस को जोड़ने से पॉइंट लाइन बन जाती है, कोई भी 2 लाइन को जोड़ने से पॉइंट बन जाती है, पॉइंट जोड़ने से लाइन बन जाती है, कोई भी 2 पॉइंट को जोड़िए। तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 10c2। मैं 10 में से कोई भी 2 पॉइंट लाइन बन जाएगी, लेकिन माइनस करूंगा 5c2, बिकॉज ये लाइंस, ये जो पॉइंट्स है आपस में लाइन नहीं बना सकते, ये 5 पॉइंट आपस में लाइन नहीं बना सकते। बट एक मैं क्यों जोड़ रहा हूं? एक जो अपनी लाइन है बेसिकली, जिसपे ये 5 पॉइंट्स है, कह रहे हैं कोलिनियर है, वो तो लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, तो मुझे वापस जोड़नी पड़ेगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ट्रायंगल में नहीं है, लेकिन लाइन में वो लाइन आपको वापस जोड़नी पड़ेगी। आई होप इसको लॉजिकली समझ लिए होंगे। तो आंसर इज 10 × 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गए 10, ये हो गए 45। तो ये मेरे पास हो गए 45 माइनस 10 +1, ये हो गए 35 और 1 36। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो चलिए मैं भी क्लास को ब्रेक करता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस, 17 ऑफ देम, उसमें से मैंने 2 आपको छोड़ने के लिए बोला था, 11 और 17। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन इसके बाद रिकॉर्ड करके इसको मर्ज कर दूंगा। ठीक है।